guys, welcome to my channel. Today we are going to make our very first video about psychology textbook for class 11. I hope मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, अच्छे से आपको समझा पाऊँ. तो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी, राइट. तो फर्स्ट चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं. हियर वी गो विद द व्हाट इज़ साइकोलॉजी. Psychology as a nature of science, discipline, social science, understanding mind behavior, popular notions about discipline of psychology, evaluation of psychology, developmental of psychology in India, ठीक है, branches of psychologies, themes of researches and applications, psychology and other disciplines, right. Psychologist at work, कैसे काम करते हैं साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजी इन एवरी डे लाइफ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम डेली रूटीन में किस तरह साइकोलॉजी जो है एग्जिस्ट करती है हमारी डेली रूटीन की लाइफ में. दीज ऑल टॉपिक्स, ऑल पॉइंट्स वी हैव टू क्लियर इन दिस चैप्टर. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ साइकोलॉजी. इट्स अ वेरी फर्स्ट पॉइंट. सो क्या कहा गया है इस पॉइंट में कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी. लॉन्ग टाइम बैक स्टूडेंट्स लाइक योर सेल्फ वर टोल्ड दैट द टर्म साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है टर्म साइकोलॉजी, विच इज़ साइकी एंड लोगस. ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड्स कौन से थे? साइकी और लोगस. ठीक है, अब साइकी का मीनिंग क्या है? सोल. सोल यानी कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस यानी हम किस तरह कॉन्शियस हैं, हमारा माइंड कैसा है, हम कैसे सोचते हैं, राइट. एंड लोगस मीनिंग द साइंस और स्टडी, या साइंस या स्टडी. तो इसका कंबाइंड मीनिंग क्या बनता है कि साइकी मीनिंग इज सोल एंड लोगस मीनिंग इज स्टडी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, यानी कि कॉन्शियसनेस की स्टडी. ठीक है, साइकोलॉजी की क्या है? स्टडी ऑफ सोल या फिर साइंस ऑफ सोल. ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड. अब मैंने आपको बताया कि कॉन्शियसनेस की स्टडी है. डू यू नो दैट माइंड हैव अ 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, फोर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ठीक है, एक फर्स्ट स्टेज है कॉन्शियस, सेकंड है फॉर कॉन्शियस और नेक्स्ट है अनकॉन्शियस. अब कॉन्शियस क्या है? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस. की अभी आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है बेटा, आप मुझे सुन रहे हो. अगर मैं अब पढ़ाते पढ़ाते आपको कोई भी बीच में से रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, अगर तो आप अच्छे से सुन रहे हो, अटेंटिव हो, तो आप उसका आंसर दे पाओगे. ठीक है, दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस, कि आप कितने कॉन्शियस हो कि मेरा चैप्टर सुन रहे हो या मेरा लेक्चर सुन रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है फोर कॉन्शियस स्टेज, यानी कि लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियस. लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियस को हम कैसे लेंगे कि मान लो आपने थोड़े समय पहले कुछ चीज़ लर्न की है, कोई फॉर्मूला लर्न किया है, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई फॉर्मूला आपने लगाना है. ठीक है, तो आपको अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला जो मैंने याद किया था वो इस पर अप्लाई होगा, वो क्या था. आप उसको लर्न करके उस फॉर्मूला को फिर आप उसको उसमें अप्लाई कर देते हो, इक्वेशन सॉल्व कर देते हो. दैट इज़ योर फोर कॉन्शियस. ठीक है, कि आपके फोर कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो इक्वेशन पड़ी थी, आपने याद किया और उसको अप्लाई कर दिया. ठीक है, अब अनकॉन्शियस क्या है? अनकॉन्शियस नेम से पता चलता है जो कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है जो. अब अनकॉन्शियस में क्या होता है कि बहुत ही पुरानी कोई मेमोरी है जो आप भूल चुके हो, जिसको आपको अपने दिमाग पे जोर डालने पर भी शायद याद आए या शायद ना भी आए. तो दैट इज़ योर अनकॉन्शियस मेमोरी. ठीक है,
अब तीनों का पता चल गया। तो जो स्टडी है क्या है कि साइकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस की स्टडी थी, हमारे माइंड की स्टडी थी कि किस तरह हमारा माइंड कॉन्शियस, फोर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में किस तरह हमारी मेमोरी काम करती है। बट जो साइकोलॉजिस्ट आ गए, अब साइकोलॉजिस्ट की तरफ से ये रिग्रेक्ट कर दिया गया कि इट्स अ स्टडी ऑफ माइंड। क्यों? क्योंकि देखो, साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना था कि जो साइकोलॉजी है वो किसी के माइंड को स्टडी नहीं कर सकती, किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकती। अब इसको भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो अगर मैंने आपसे पूछा कि हाँ जी आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप सच बोलो, राइट। आप बोलोगे मेरे सामने तो कह दोगे कि हाँ जी हमें अच्छा लगा कि आपने क्या पढ़ाया, हमें समझ में आ गया आपने क्या पढ़ाया, लेकिन अब मुझे ये तो नहीं पता कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। या हो सकता है कि आपके माइंड में ये हो कि आपको अच्छा नहीं लगा, या हो सकता है आपके माइंड में ये हो कि आप जो समझा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप मेरे सामने कुछ और बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे सामने नहीं कह सकते कि हाँ हमें नहीं अच्छा लगा, हमें अच्छा समझ में नहीं आया, ये है वो है, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अगर हम किसी के माइंड को स्टडी करने भी चाहते हैं तो हो सकता है कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो अपनी जानकारी गलत दे दे, राइट, ठीक है ना। हम किसी के बारे में अगर उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हम अपने माइंड से सोचेंगे कि वो कैसा हो सकता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चनर मेथड यूज़ करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने बारे में सच बताएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी तरफ से कहा गया कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ माइंड नहीं हो सकती, ठीक है। अब उनकी तरफ से क्या जो दलील दी गई कि जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर को अंडरलाइन करती है, ठीक है। ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर को हम समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है, कैसे इसके बारे में हम डिटेल ले सकते हैं, वो आपको आगे के चैप्टर में बताया है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। अ डिसिप्लिन इज़ डिफाइंड बोथ इन टर्म ऑफ व्हाट इट स्टडीज़ एंड हाउ इट स्टडीज़। अब डिसिप्लिन, अब इसमें क्या बताया उन्होंने कि किस तरह से हम स्टडी करते हैं और एक्चुअल में क्या स्टडी करते हैं, राइट, ठीक है, कि किस चीज़ को स्टडी करना है और कैसे स्टडी करना है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब क्या स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में? किसी पर्सन के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं, किसी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, या किसी पर्सन के मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को हम साइकोलॉजी के थ्रू स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे आपको इन्हीं 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि किस तरह से हम मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस या बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन दिस सेज experiences are internal to the experiencing person, then we refers to the state of consciousness, awareness और mental processes। तो experiences कैसे होते हैं कि अगर वो person conscious है तभी तो कुछ experience कर पाएगा ना, ठीक है। उसके mental processes अगर अच्छे से चल रहे हैं तभी वो कुछ experience कर पाएगा, राइट। इसमें वो बेसिकली क्या बताना चाहते हैं कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं, दोनों ही डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मेंटल एक्टिविटीज़ में आप क्या करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल अगर आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, कुछ लर्न करना है, वो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ में आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड अ इम्पोर्टेंट क्लूज एज हाउ और माइंड फंक्शंस। तो कैसे माइंड, दिमाग आपका जो है वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस में क्या आ जाता है, एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, मेंटल प्रोसेसेस आ जाते हैं, राइट, ब्रेन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इवन व्हेन वी आर स्लीप, कई साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि जब हम सोते हैं ना तब भी हमारा दिमाग जो है वो काम करता है। क्यों? क्योंकि सोते हुए हम सपने भी तो देखते हैं,
वो किस वजह से देखते हैं? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो सोते हुए भी एक्टिव होता है, राइट? तो क्या कहना चाहते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस सच एज रिमेंबरिंग, लर्निंग, नोइंग, रिसीविंग, फीलिंग्स आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जो आस्पेक्ट्स हैं, इनको स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, कौन से एस्पेक्ट्स? नोइंग, किस तरह से जानकारी मिलती है, कैसे परसीव करता है, कैसे फील करता है, या फिर उसका रिमेंबर करने की क्या कैपेबिलिटी है, लर्निंग करने की क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस के बारे में उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। ठीक है, उनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी पर्सन का क्या एक्सपीरियंस रहा है किसी चीज़ को लेकर, ये हम नहीं बता सकते। ये सिर्फ वो पर्सन बता सकता है जिसने एक्सपीरियंस किया है। ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर और बी कॉन्शियस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंसेस। यानी कि सिर्फ वही पर्सन आपको अच्छे से बता सकता है कि उसने किस तरह का एक्सपीरियंस किया, अच्छा अनुभव किया, बुरा अनुभव किया, उसे कैसा लगा, ये वो ही बता सकता है। ठीक है, मान लो कोई चीज़ है आपको अच्छी लग रही है, हो सकता है उस इंसान को अच्छी ना लगे। मान लो कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, कहीं किसी मॉल में आप अपने फ्रेंड्स को ले गए, राइट? आप उस मॉल में उसको, अपने दोस्त को क्यों लेके गए? क्योंकि आपको वो मॉल अच्छा लगा। ठीक है, वो मॉल आपको अच्छा लगा इसलिए आप उस मॉल में अपने फ्रेंड को भी ले गए। हो सकता है उस मॉल का एक्सपीरियंस आपके फ्रेंड के लिए अच्छा ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि हो सकता है उसको वहाँ पे जाके मज़ा ना आया हो, या वहाँ की चीज़ें उसको पसंद ना आई हो। तो आपका और उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे फ्रेंड का एक्सपीरियंस क्या था ये मुझे पता है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि जो उसे फील किया है वो उसी को पता है, राइट? Thus, experiences are embedded in our awareness or consciousness. Psychologists have focused on experiences of pain being experienced by a terminally ill patient or of a psychological pain felt in bereavement. ठीक है? Besides experiences which leads to the positive feelings such as in romantic encounters. तो अब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने की कोशिश की है। दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस कैसे? गुड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस, राइट? अब कोई पेशेंट है, उसके पेन को, उसका जो दर्द है उसके बारे में भी स्टडी करने की कोशिश की है। और जो गुड एक्सपीरियंसेस, जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, जैसे जिनसे खुशी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे हमारे रोमांटिक जो लाइफ होती है उसके अच्छे एक्सपीरियंस जो होते हैं, ठीक है, वो भी स्टडी करने की कोशिश की है। तो दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस को साइकोलॉजी के थ्रू स्टडी करने की कोशिश की गई है, राइट? यहाँ पर है एक्सपीरियंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी कंडीशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की आपको कि अगर आप एक बस में, बहुत ज़्यादा क्राउडेड बस है जिसमें आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है, और ऊपर से गर्मी का दिन है, ठीक है, ऑब्वियसली ये आपके लिए एक डिस्कम्फर्ट का कंडीशन पैदा कर रहा है, राइट? बस है, ऊपर से क्राउडेड है, ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है। अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हो तो आपके लिए ऑब्वियसली ये बैड एक्सपीरियंस होगा, राइट? रैदर देन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, पिकनिक पे एंजॉय कर रहे हो, एक सनी डे या फिर एक रेनी डे, ठीक है, तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस, गुड और बैड एक्सपीरियंसेस, किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए हैं आपकी जो एक्सटर्नल कंडीशंस है उनसे, राइट? एक्सटर्नल कंडीशंस कैसे? धूप, गर्मी, बस, क्राउड, ये सब एक्सटर्नल कंडीशंस पैदा करते हैं जो कि आपको एक्सपीरियंस देंगे अकॉर्डिंगली बैड, राइट? तो जो अच्छा एक्सपीरियंस क्या? फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना, घूमना फिरना, ये ऑब्वियसली एक अच्छा एक्सपीरियंस है, राइट? तो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहरी कंडीशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है बेटा? नेक्स्ट है बिहेवियर। अब बिहेवियर के बारे में यहाँ क्या बोला गया है कि बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेस और रिएक्शंस
वी मेक और एक्टिविटीज़ वी एंगेज्ड इन। मतलब कि बिहेवियर क्या चीज़ है, जो भी हमारे रिएक्शंस हैं या फिर जिन एक्टिविटीज़ में हम एंगेज्ड होते हैं या जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनके लिए हमारा क्या रिस्पॉन्स है या क्या रिएक्शन है, वो क्या होता है, बिहेवियर। अब इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो स्कूल के अंदर मेरी क्लास है, ठीक है, मैंने उनको एक्टिविटी दी है कि आपको एक चैप्टर रीड करना है, ठीक है। वो लाइन सुन के उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, या दूसरी एक्टिविटी उसके ऑपोजिट में उनको दे दूं कि हम आज गेम खेलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं अलग अलग रिएक्शन देंगी, राइट। ऑब्वियसली अगर बच्चे को हम गेम का ऑफ़र दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो खुश होगा, गुड रिएक्शन देगा या हैप्पी होगा, ठीक है, रादर देन अगर हम उसे टेस्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं या उनके लिए हमारा क्या रिएक्शन है, वो हमारा बिहेवियर है, ठीक। अब मान लो एक और एग्जांपल यहाँ पे आती है, कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है या मम्मा आपको मारते हैं, आप सपोज़ करो, ठीक है, आप सपोज़ करो कि मम्मा आपके पास चांटा लेके आ रहे हैं, बहुत ज़ोर से पड़ने वाली है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, राइट, दैट इज़ आवर बिहेवियर, ओके। क्या रिएक्शन होगा, डर जाएंगे हम, अपनी आंखें बंद कर लेंगे फटाफट से, राइट। तो ये चीज़ें हमारे बिहेवियर में आती हैं, ओके। आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते वक्त क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपको डर लग रहा है, यू आर शिवरिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर, कैसा बिहेव कर रहे हो आप नर्वस हो रहे हो, ठीक है। अब दो तरह के बिहेवियर इसमें बताए हैं, कोवर्ट बिहेवियर और ओवर्ट बिहेवियर, ठीक है। ओवर्ट बिहेवियर जो होता है, दे कैन बी ओवर्डली सीन। ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है, आउटवर्डली हम उसको सीन कर सकते हैं या दिखाई देता है वो, ठीक है। लेकिन जो कोवर्ट बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, राइट। अब मान लो ओवर्ट बिहेवियर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, राइट। आपका जो नर्वसनेस है वो कोवर्ट में आ रही है, मुझे नहीं पता कि आप नर्वस हो या नहीं हो, वो कैसे पता चलेगा, जिस बिहेवियर को मैं ऑब्ज़र्व कर पाऊँगी। यानी कि अगर आपको पसीना आ रहा है, यू आर स्वेटिंग, अगर पसीना आ रहा है, अगर आप कांप रहे हो, शिवरिंग कर रहे हो, दैट मीन्स मैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि आप कांप रहे हो, ठीक है। कांप रहे हो दैट मीन्स आप डरे हुए हो, तो ये चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ, राइट। तो कोवर्ट बिहेवियर क्या है, जिसको मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रही हूँ। आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, आपको पता है कि आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। अगर जब तक आप दिखाओगे नहीं कि मैं डरा हुआ हूँ, तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा, राइट। लेकिन ओवर्ट में क्या आता है कि आपको पसीना आ रहा है, शिवरिंग हो रही है, उनसे पता चल जा रहा है कि आप डर रहे हो, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे 3 एस्पेक्ट्स जिनके ऊपर स्टडी करी गई है, एक्सपीरियंसेस, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको वाइडली बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है बेटा। तो ये कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जब तक आपको ये जितना भी पढ़ाया मैंने, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, ठीक है, आप इन चीज़ों को दोबारा से रीड कीजिए। इनमें से कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ डू कमेंट